दिल्ली की रात ठंडी है लेकिन माहौल गर्म है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कैबिनेट बैठक चल रही है। ये 1982 की कहानी है। चारों ओर अफसर बैठे हैं। भारी फैसलों की साजिश पर चर्चा हो रही है। आम आदमी की कार के सपने को साकार करने का निर्णय। कमरे के कोने में आरसी भार्गव, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बैठा है। इस तेज तर्रार व्यक्ति ने 1956 में यूपीएससी परीक्षा टॉप की थी। दून स्कूल और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, फिर अमेरिका के विलियम्स कॉलेज में मास्टर डिग्री की पढ़ाई की। मेहनती और सिद्धांतवादी भार्गव ने सोचा था कि देश की सेवा में कुछ बड़ा कर दिखाएगा। पर अचानक उसकी टेबल पर रखी एक चिट्ठी पढ़ने के बाद सब कुछ बदलने वाला है। फैसला था ठोस। प्रशासनिक सेवा की 1 साल की प्रतिनियुक्ति पूरी हो चुकी है। आगे विस्तार नहीं किया जा सकता। देर रात के ठंडे अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा है। आईएएस अधिकारी के लिए यह अचानक झटका था। भार्गव के माथे पर पसीना उभर आता है, लेकिन गहरी सांस लेकर वो खुद को संभालता है। वहीं दूसरी ओर देश में कार की चाहत जाग रही थी। उस जमाने में आम आदमी की जिंदगी में कार एक राजसी ख्वाब थी। लाइसेंस राज की सख्त दीवारें ऊंची थीं। सरकार हर नई कार फैक्ट्री पर पाबंदी लगाती थी। फिर इंदिरा गांधी ने ठान लिया कि आम आदमी की कार बनेगी। उन्होंने लोगों की कार की परियोजना लॉन्च की और मारुति उद्योग नाम की नई कंपनी बनाई। इसमें सरकार के साथ जापान की सुजुकी कंपनी साझेदार थी। आरसी भार्गव भी इस महायज्ञ में मुख्य पात्र बन गए। 1981 में भार्गव को मारुति उद्योग में मार्केटिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और मारुति में नए साहसिक सफर की शुरुआत की। उन्हें मारुति में शुरुआती दिनों में मात्र 2250 रुपये मासिक वेतन मिला। इतनी मामूली तनख्वाह में भी भार्गव का आत्मविश्वास अडिग था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भार्गव मारुति में 1 साल की प्रतिनियुक्ति पर आए थे। सरकार ने जब इसे बढ़ाने से इनकार किया तो भार्गव ने साहसिक फैसला लिया। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और मारुति में बने रहे। अगले ही पल भार्गव मारुति उद्योग के मार्केटिंग टीम के प्रमुख बन चुके थे। काम शुरू होते ही चुनौतियां सामने थीं। भारी सरकारी ढांचे और जापानी कड़क नियमों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं था। भार्गव ने ठान लिया कि मारुति में पीएसयू रवैया नहीं आने देंगे। वहां का वातावरण निजी क्षेत्र की तरह सक्रिय रहेगा। ओसामू सुजुकी, जो सुजुकी मोटर्स के चेयरमैन थे, खुद मारुति परियोजना में व्यक्तिगत रूप से रुचि ले रहे थे। उन्होंने भार्गव की पारदर्शिता और ईमानदारी पर गहरा भरोसा जताया। कहा जाता है, भार्गव जैसा व्यक्ति हमारे साथ ना होता तो हमारी ये सफलता संभव ही नहीं होती। भार्गव ने यही भरोसा कायम रखा और साबित कर दिया कि ये अलौकिक समर्थन व्यर्थ नहीं था। तकनीकी स्तर पर भी संघर्ष था। भारत में उस वक्त कोई भी कार का पुर्जा जापानी गुणवत्ता के बराबर नहीं था। भार्गव ने देश के ऑटो पुर्जा उद्योग को प्रशिक्षित करके वे मानक पूरे करवाए। छोटी छोटी इकाइयों ने मिलकर मशीनें बदलीं, गुणवत्ता नियंत्रण के नए नियम बनाए। धीरे धीरे मारुति 800 के पुर्जे भारत में बनना शुरू हुए। भार्गव जापानी काइजन यानी निरंतर सुधार की संस्कृति में विश्वास रखते थे। उन्होंने अफसरों से कहा, कुछ भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, हमें हर समय सुधार करते रहना चाहिए। उन्होंने ये भी समझाया कि हर देश की जरूरतें अलग होती हैं, नीतियां उसी हिसाब से बनानी चाहिए। उनकी दूरदर्शिता ने मारुति को भारतीय हकीकत में ढाल दिया। कई अफसरों को समझ नहीं आता था कि मारुति इतनी कम कीमत पर कार दे कैसे सकती है। ऐसे आलोचकों को भार्गव मुस्कुराकर समझाते कि वे लोगों की सुविधा और तकनीक को बैलेंस करके काम कर रहे हैं। भार्गव ने शांत ढंग से कहा, हमें गर्व है कि हम आम आदमी का कार बना रहे हैं। उनका आत्मविश्वास टीम में नई ऊर्जा भरता गया। एक मजेदार किस्सा जगदीश खत्तर से जुड़ा है, जिन्होंने बाद में मारुति के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया। जब जगदीश भार्गव से मिलने गए तो भार्गव मुस्कुराकर बोले, तुम मारुति में आ जाओ, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी मानूंगा। जगदीश हैरान रह गया। पता चला कि भार्गव ने पहले ही उनके वरिष्ठ अफसरों से चर्चा कर रखी थी। ये दिखाता है कि भार्गव कितनी दूरदर्शिता से कंपनी का भविष्य भी सोचते थे। भार्गव ने हमेशा अपनी टीम को परिवार की तरह जोड़ा और कहा कि मारुति की सफलता में हर कर्मचारी की मेहनत है। उन्होंने कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया, नए विचारों को अपनाया। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद जब ह्युंदाई, फोर्ड जैसे विदेशी दिग्गज भारत आए, तब भी भार्गव ने कहा कि हम मिलकर अपनी बाजारी हिस्सेदारी बचाएंगे। उनके विश्वास ने कर्मचारियों को नई चुनौतियां स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया। मजदूर यूनियनों की हड़तालों ने भी भार्गव की परीक्षा ली। उन्होंने श्रमिकों की चिंताओं को सुना और समाधान की बातें की। जैसा भार्गव कहते हैं, जब जज्बात और दिमाग साथ चले तो हर बाधा पार की जा सकती है।
1992 से 94 में उनके खिलाफ सीबीआई के 3 मामले भी चले जो लंबित रहे। भार्गव ने हार नहीं मानी। अंततः 2016 में पद्म भूषण मिलने पर उन्होंने कहा, 20 साल बाद सम्मान मिला तो पता चला कि मेहनत और ईमानदारी का फल मिलता है। आज मारुति सुजुकी का बाजार शेयर करीब 50% है और भारत सुजुकी का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। भार्गव का योगदान भारतीय ऑटो इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहा, उन्होंने हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों को सपनों की कार दी है। आरसी भार्गव की कहानी हमें यही सिखाती है, जब हौसला हो और आंखों में उमंग हो तो असंभव कुछ भी नहीं। एक सरकारी बाबू ने अपनी नौकरी छोड़ी और पूरा भारत अपनी 4 पहियों पर दौड़ने लगा। भार्गव ने खुद कहा था, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, सुधार हमेशा होता रहता है। यही जापानी काइजन की सीख थी जिसने हमारे देश को 4 पहिए दे दिए। आज जब भारत की सड़कों पर हर मारुति दौड़ रही है तो उसके पीछे भार्गव के संघर्ष की अमिट गाथा है। ये साबित करती है कि एक आम आदमी भी बड़े सपने पूरे कर सकता है। मारुति की 1980 के दशक का दृश्य आज भी कलेजे को झंझोर देता है। आधिकारिक लाल फीताशाही और नई जापानी कार्य संस्कृति के बीच संघर्ष की अनकही कहानी। और जहां अधिकारी सुस्त सदनों और फाइलों के ढेर तले दबे बैठते थे, वहीं नए जापानी प्रबंधन के आइडिया, खुले कार्यालय, सबके लिए एक ही कैंटीन और बराबरी की वर्दियां गोल मेज पर थे। आरसी भार्गव बताते हैं कि शुरुआती दौर में जापानी प्रबंधन की ये परंपरा बनाना मुश्किल था। मैनेजर वर्दी पहनने और सभी के साथ एक ही कैंटीन में खाने को लेकर अनिच्छुक थे। कभी कभी हास्य भी घुल जाता था। एक सीन में कोठी के बड़े अफसर बिना वर्दी के चाय पीते नजर आते और एक छोटे इंजीनियर साफ साफ कहते, चाचा, चाहे बॉस हो या माली, सभी को साइन ब्रदर समझो। लेकिन घमासान के बीच भी भार्गव साहब बने रहे। खुली बातचीत और सलाह मशवरे से इन अवधारणाओं को धीरे धीरे स्वीकार कराया गया। आगे चलकर भार्गव ने पूरे संगठन को एक टीम की तरह पिरोया। उन्होंने पारदर्शिता, साझा जवाबदेही और सभी स्तरों के लिए इनाम पर जोर दिया। मारुति में वे प्रशासनिक व नौकरशाही ढीले तंत्र को चुनौती देते दिखे। टीम वर्क का मंत्र दिया, जिसमें सफर में सभी की भागीदारी नीति थी। उत्पादन बढ़ने पर बोनस मिले, प्रबंधक भी मजदूरों के साथ समान कैंटीन में खाना खाएं। धीरे धीरे ये परंपराएं संस्कार बन गई। आरसी मानते थे कि मैनेजमेंट और तकनीक अलग नहीं, सही प्रबंधन के बिना तकनीक बेकार है। इसी दर्शन ने सरकारी उद्यम को निजी क्षेत्र जैसी ताकत दी। वे कहते थे कि जहां पारदर्शिता हो, विश्वास बढ़ता है, और ऐसी खुली ऑफिस संस्कृति ने टीम बिल्डिंग के नए आयाम खोल दिए। मारुति की बात करें तो भार्गव की दूरदर्शिता ने मारुति को उत्पादकों के मंदिर से व्यापारिक प्रतियोगी में बदल दिया। उन्होंने ग्राहकों की बदलती चाहत को भांपते हुए अपने मॉडल चुने। 2000 में आया ऑल्टो, मारुति 800 का उत्तराधिकारी, जो 2006 तक देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गया। फिर 1999 में निकला वैगन आर, ऊंचे आकार का हैचबैक, जो पहले तो अजीब लगा, लेकिन टॉल बॉय डिजाइन ने अंदर की जगह से लोगों का दिल जीत लिया। आरंभिक संघर्ष के बाद वैगन आर ने जल्दी ही 32 लाख बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया। 2005 में दौड़ी स्विफ्ट, हुंडई की गेट्स को कड़ी टक्कर देने वाली प्रीमियम हैचबैक, जिसकी चपलता और फीचर्स ने मारुति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन कारों की सफलता ने मारुति की बाजार हिस्सेदारी पर जादू चला दिया। स्विफ्ट और डिजायर की जोड़ी ने 2009-10 में कंपनी को 45% बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में मदद की। इन निर्णयों में भार्गव की समझ झलकती थी। सरकार की कठोर नीतियों के बीच भी उन्होंने ग्राहकों को पहले रखा, हर समस्या में अवसर खोजा और टीम को आगे बढ़ाया। समय के साथ मारुति की ये कार्यप्रणाली पूरे ऑटो उद्योग में लहर बनकर फैली। भार्गव की साझेदारी आधारित सोच ने सप्लायर्स को मजबूत किया और भारत की ऑटो पुर्जा इंडस्ट्री को $70 अरब का महाशक्ति बनाया। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए कई प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी आगे आईं। यहां तक कि कोरियाई और अन्य विदेशी निर्माता भी मारुति की जापानी प्रबंधन शैली की नकल करके अपने सिस्टम सुधारने लगे। भार्गव साहब ने हमेशा कहा कि पुरानी समाजवादी नीतियों को प्रतिस्पर्धी बाजार से बदलना चाहिए और सख्त पश्चिमी ढर्रे की जगह अपनत्व और भरोसे पर आधारित पूर्वी प्रबंधन लाना चाहिए। इनके कदम ने उद्योग में विचारधारा बदली, उत्पादन बढ़ा और सरकारी नियमों में भी मनुष्य केंद्रित बदलाव आए। आज भी भार्गव जी की विरासत गूंजती है। मारुति की कारों में दबी मेहनत, टीम की एकता और जिंदादिली फिल्म की तरह चलती है। जैसे कोई पुरानी कहावत कहती हो, जहां विश्वास वहीं विकास। मारुति की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया। उस सफर की कहानी जो सरकारी कार्यालय से निकलकर विश्व स्तरीय सड़क पर चली, अभी भी कारों के इंजन की गूंज से चलती है। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस, पॉलिसी और इंडिया के रियल सिस्टम के हिडन फैक्ट्स सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं तो तेज फिनटेक को फॉलो करना मत भूलिए। यहाँ आपको मिलता है ग्राउंड रियलिटी प्लस डीप एनालिसिस प्लस नो बकवास ज्ञान, जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तेज फिनटेक को, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट नहीं, क्लियर थिंकिंग बनाता है। अगला वीडियो शायद आपके पैसे, बिजनेस या करियर का गेम चेंज कर दे।